साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं 2-3 केस के बारे में जिनके अंदर अपराधियों को जमानत दे दी गई। पहला केस तो है, आपको याद होगा, उदयपुर के कन्हैया लाल का, जिसका सर तन से जुदा करके हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले थे रियाज अटारी और गौश मोहम्मद। इनके साथ एक को अक्यूज थे मोहम्मद जावेद। उनको अभी 5 सितंबर को राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस भंडारी जस्टिस पंकज भंडारी ने जमानत दे दी और बड़े अजीब अजीब बढ़िया बढ़िया तर्क दिए गए उनको छोड़ने के लिए। आपको वो बताऊंगा मैं। और ये जो कन्हैया लाल का मर्डर था, इसके लिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े महान जज थे, सूर्यकांत हैं अभी भी, सूर्यकांत और पारदीवाला, उन्होंने नुपुर शर्मा को दोष दे दिया था कि इसकी वजह से, इसकी जबान कंट्रोल में नहीं रहती, इसकी वजह से उसकी हत्या हुई है। ये हालत है। मोहम्मद जावेद को करीब 1 महीने के बाद 22 जुलाई को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। और उसके ऊपर क्या आरोप था? उसके ऊपर आरोप था कि उसने उस एरिया की रेकी की थी जहां उसकी दुकान थी कन्हैया लाल की, और वो रेकी करके हत्यारों को मुहैया कराई थी। मतलब पूरी जो खिचड़ी पकाते हैं ना, वो खिचड़ी पका के उनके सामने रख दी थी, अपना काम करो। हाई कोर्ट ने के जज पंकज भंडारी ने सारे एनआईए के केस को एकदम से पलट दिया। क्या? उन्होंने कहा कि जावेद को उसकी कॉल डिटेल्स के बेस के ऊपर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एनआईए उसकी जो लोकेशन है उस दिन की, वो साबित नहीं कर पाई। देखिए कितना तगड़ा दिमाग लगाया उन्होंने उसको बेल देने के लिए। और कहते हैं कि जावेद के पास कुछ बरामद ही नहीं हुआ। अब ये कहाँ कहा गया था कि उसके पास हथियार थे, उसके पास ऐसी मटेरियल था जिससे जो हत्या में उसकी शामिल होना साबित करता हो? ये तो नहीं कहा गया था। और जावेद लंबे समय से जेल में है। ये देखिए, कहते क्या कहा उन्होंने, लंबे समय से जेल में है और उस पर मुकदमा चलने में भी लंबा समय लगेगा, इसलिए उसको हम जमानत देते हैं। ये देखिए, आजकल यही डर्रा चल रहा है हर अदालत का कि जिस केस में लंबा समय लगेगा, भाई ऐसा करो, जिस दिन अपने अपने जो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, सेशन के जजेज हैं, उनको कह दो कि भाई जब पुलिस वाले किसी को रिमांड पे लेने के लिए आपके पास पेश करें, तो उनसे पहले पूछ लिया जाए प्रोसिक्यूशन से कि इस मुकदमे में कितना टाइम लगेगा। कि ये 3 साल लगेंगे, नहीं कोई रिमांड देने की ज़रूरत नहीं, फिर छोड़ दो उसको, अभी छोड़ दो। मतलब कोई अरेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं फिर तो। अगर लंबा समय लगेगा उसके लिए आप बेल दे रहे हो तो शुरू में ही छोड़े रखो उसको। फिर क्या कहते हैं, कन्हैया की दुकान का जो सीसीटीवी फुटेज था वो देखा गया। उसके अंदर ये नहीं पता चला कि वो उसकी दुकान पे गया ही नहीं कभी। ये पता चला कि उसकी दुकान पे कभी गया ही नहीं वो। अब भाई जज साहब, आप तो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं। उसके ऊपर आरोप ये नहीं था कि उसने दुकान की अंदर की रेकी की है, उसके ऊपर आरोप था कि उसने एरिया की रेकी की है। तो एरिया की रेकी जो दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें तो नहीं आ सकती वो। आप उसका बेस बना रहे हो। ये वकालत कर रहे हैं जज बैठ के कोर्ट के अंदर एक अपराधी की। अब ये कहा गया था कि एक इंडियाना टी स्टाइल पे एक जगह पे बैठा था, ये टी स्टाल पे मोहम्मद जावेद, और वहाँ पे प्लानिंग की गई थी। तो वो जो चाय वाला था उसने मना कर दिया कि जी यहाँ तो आया ही नहीं है, मामला ख़त्म हो गया। ये भी एक आर्गूमेंट दिया गया वहाँ पे। तो अब ये देखिए आप, और एक और आरोप लगा था कि 9 लोग उस मीटिंग में शामिल थे जिसके अंदर सारी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। और वो जो 9 के 9 थे उन्होंने मना कर दिया, हमारी तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन सभी गवाहों को कह दिया गया हो, इशारा कर दिया गया हो, कह नहीं दिया गया हो, इशारा कर दिया गया हो कि तेरे को भी कन्हैया लाल बना दिया जाएगा, बस फिर कौन बोलेगा। और ये मैं गारंटेड कहता हूँ, ये इशारा किया गया होगा तभी सारे के सारे गवाही देने से मुकर गए हैं। जो अपने जस्टिस भंडारी हैं, ये कुछ मुसलमानों के एहसानमंद लगते हैं, ऐसा मुझे लगा है। क्यों?
एक स्टेटमेंट इनका सुनने में आया। इन्होंने कहा कि डॉक्टर मुजाहिद ने, कोई डॉक्टर होंगे मुजाहिद, डॉक्टर मुजाहिद ने मेरी 80 वर्षीय माताजी और बुआ दोनों का सफल प्रत्यारोपण किया है। वे सिर्फ उत्कृष्ट सर्जन ही नहीं हैं, उनके पास मरीज को फिर से चलने के लिए प्रेरित करने की कला है। अब ये कहीं डॉक्टर मुजाहिद का ही तो कोई लिंक नहीं था मोहम्मद जावेद को छोड़ने में। ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा केस और भी इंटरेस्टिंग है। 2 सितंबर को मुंबई के सेशन कोर्ट के जज SM पाटिल जी ने एक बांग्लादेशी को बेल दे दी, बांग्लादेशी को, जिसे ATS ने गिरफ्तार किया था। फर्जी भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किया गया उससे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स और बनवाए थे और 2024 के भारत के चुनाव में उसने वोट डाला था। ये कितना बड़ा संगीन आरोप है। ऐसे आदमी को आप जमानत दे देंगे? ये तो मतलब ये हो गया कि बांग्लादेशियों को खुली आमंत्रण है, आओ यहाँ जो मर्जी करो, वोट डालो, तुम्हारी खुली छूट है तुम्हें, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब तो कोई हमारे सामने केस आएगा, जमानत दे देंगे। दिस इज़ हैपन्ड, ये अभी हुआ है, आपको बता रहा हूँ। ये कौन था जी? सुल्तान सिद्दीकी शेख, 54 साल का, मलाड में रिक्शा ड्राइवर, बहुत बड़ा आदमी था जी, रिक्शा ड्राइवर, छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये कितने बड़े बड़े कांड करते हैं ये आके। उसके साथ रियाज हुसैन शेख, 33 साल का, इब्राहिम शेफुल्ला शेख, 44 साल का, और फारूक उस्मानी गनी, 39 साल का, ये सब साथ रहते थे। और इनको चारों को 11 जून को ATS, महाराष्ट्र ATS ने गिरफ्तार किया था इन सभी आरोपों के लिए। सेशन जज साहब ने क्या किया, जस्टिस SM पाटिल ने ये देखा कि इनके अपराध तो ठीक है, अपराध तो इन्होंने किए हैं, उस पर मिलने वाली कितनी सज़ा हो सकती है ये भी देखा। तो ये कहा कि अगर हम कठोर शर्तें लगा के इसको जमानत दे दें तो मकसद हल हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ज़रा, ये हालत है। और टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड या विटनेसेस को बरगलाने के जो चांसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। और जज साहब ये भी मान रहे थे कि इसके पास 15 फर्जी पासपोर्ट मिले हैं इसके पास। मतलब ये एक छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो फर्जी पासपोर्ट 15, फिर भी आपने जमानत दे दी उसको। वो क्या भारत में क्या बाहर निकल के, जेल से बाहर निकल के क्या वो भजन कीर्तन या अल्लाह वो करता रहेगा? वो क्या करेगा? वो और काम करेगा। जिस मिशन पे वो आया होगा ना बांग्लादेश से, वो और वो पूरा मिशन करेगा वो। यानी कि आप तो एक घुसपैठिए के ऊपर आप मेहरबान हो गए, कोर्ट मेहरबान हो गया जी घुसपैठिए के ऊपर। उसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने और वोट डालने को भी आपने बड़ा अपराध नहीं माना। इससे बड़ी और बेवकूफ़ी, मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है ये। बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? सुल्तान को तो बेल दे दी इन्होंने, बाकी 4 का क्या हुआ ये मुझे अभी कहीं ये मिला नहीं देखने को। इसके पहले 21 मई 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने, वो तो हाई कोर्ट है साहब, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक और बांग्लादेशी नागरिक को जमानत दे दी थी। उसके ऊपर क्या आरोप था? ड्रग्स उसके पास बरामद हुए या कोई एक्यूज के पास थे। मतलब उसको ड्रग्स के ऊपर ड्रग्स में लिप्त था वो आदमी, और फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे उसके पास, जो आपके होते हैं ना ये आधार कार्ड वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, ये सब फर्जी थे। उसका नाम था मोहम्मद मुराद ओलियार शेख। ये भारत में घुसा कोई बिना किसी पासपोर्ट वीज़ा के और फोर्ज डॉक्यूमेंट के सहारे अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिया इसने। देखो कितने शाणे लोग हैं ये। मुझे तो समझ नहीं आता कि कौन अथॉरिटीज़ हैं जो इतना भी नहीं देखती कि डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, कैसे हैं, उनको आधार कार्ड बना देते हैं, पैन कार्ड बना देते हैं। 13 मई 2022 को उसको गिरफ्तार किया गया पुलिस द्वारा। अब देखिए कोर्ट ने उसको छोड़ने के लिए क्या बढ़िया प्रवचन दिए,
बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहते हैं, वो कहते हैं उसके पास कुछ नहीं मिला जी, कुछ चीज़ बरामद नहीं हुई उससे, और कोई सबूत नहीं मिला कि वो को एक्यूज के साथ गुनाह में शामिल था। उसके पास से मिले कथित फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जब्त हो चुके हैं, और जो को एक्यूज थे उसके पास कुछ काफ़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए थे। 5 चलिए खैर वो नहीं है मेरे पास, और ड्रग्स बरामद हुए थे। लेकिन और ये भी साथ में देखिए और बढ़िया दलील दी उन्होंने, कहते हैं जी जो को अक्यूज पकड़े गए थे उसके 3 महीने के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है उसके बेल के दे देने के लिए, और इसलिए ये कहते हैं 3 महीने बाद गिरफ्तारी हुई थी, और इसलिए उसको जेल में रखना उचित नहीं है। मतलब वो आप मतलब एक तरह से अदालत का दामाद हो गया जी, जब उसके पास कुछ मिला ही नहीं। उसका आप क्या आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कि उसका कुछ गड़बड़ चीज़ मिली नहीं, कोई कि उसके साथ वो शामिल नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिले, फर्जी डॉक्यूमेंट्स उसके आपने जब्त कर लिए। जब सब कुछ मामला तो फ्री हो गया ना, उसका मतलब उसके पास कुछ भी उसको खिलाफ कुछ भी नहीं रहा, तो फिर तो इनोसेंट हो गया। जब इनोसेंट हो गया तो फिर उसको आपने बेल देने की क्या जरूरत है, बरी कर दो। वाई यू कीप हिम ऑन बेल? उसको 1 लाख रुपए का मुचलका देने के लिए कहा, और 2 श्योरिटीज साथ में पेश करने के लिए कहा। तो मैं तो नहीं समझता इसको इस तरह से कोई बेल देने की ज़रूरत थी, उसको तो बरी कर देना चाहिए था। जब आप बीइंग हाई कोर्ट, अब आप सोचिए बीइंग हाई कोर्ट आप उसको जब कह रहे हो कि उसके बाद कुछ मिला ही नहीं तो बरी कर दो। जब कल को अगर उसका मुकदमा चलता भी रहेगा 10 साल के बाद आपके पास आएगा, तो आप तो यही थिंकिंग जो आपने बेल देने में ली है वो वहाँ भी ले लेंगे आप। उसको तब बरी करो, अरे बरी तब करोगे तो अब कर दो, मामला ख़त्म करो। ये तो आजकल कोर्ट्स की एक ढर्रा बन चुका है। देखिए 2 चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ जो चल रही हैं आजकल, बड़े प्रचलित हैं। क्या कहते हैं, बेल इज़ ए रूल। ये बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है आजकल कोर्ट्स में। बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। और जो बच्चों के बलात्कार के लिए फांसी की सज़ा हो जाती है, किसी को देता है कोई सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट भी देता है, उसके लिए क्या कहा जाता है, एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट, एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। बस इसको आधार बना के फांसी कैंसल, सज़ा कम, 10 साल 20 साल जो मर्जी करनी कर दो। ये आजकल ढर्रा चल रहा है। 2 स्टेटमेंट कोर्ट्स में ऐसे चल रहे हैं, और ये स्टेटमेंट्स और कोर्ट का रवैया इस समाज का सत्यानाश कर देगा। ये मेरा अपना मानना है, और इसको शायद आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। समाज का सारा जो ताना बाना है, जो अनुशासन है, उसको ख़त्म करने में ये बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। क्या बात है, बड़ी फिलॉसफी ऐसी झाड़ दी है उन्होंने कि उसके हिसाब से काम चल रहे हैं। और मेरा अंत में कहना ये है कि अगर आप सारे अपराधियों को छोड़ते जाओगे तो फिर अपराध रुकेंगे कैसे। देखिए राष्ट्रपति महोदया ने चंद्रचूड़ जी के सामने एक सभा में कहा था कि लोग ऐसे ऐसे हैं जो आपके पास आ नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट तो आ ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आने की, और वो लंबे लंबे टाइम से जेल में पड़े हैं, उन लोगों को बेल दीजिए। और ये किसको बेल दे रहे हैं, ऐसों को बेल दे रहे हैं, ऐसों को बेल दे रहे हैं, बांग्लादेश के आदमियों को, हत्यारों को, हैं, केजरीवाल जैसे पार्टी के लोगों को, सबको दे दो बेल, दे दो बेल, दे दो बेल। ये हिसाब चल रहा है। जो अपराधी हैं, और जो बेचारा छोटे मोटे अपराध में जेलों में सड़ रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। मतलब राष्ट्रपति महोदय की इन्होंने बात तो मान ली, लेकिन किसके लिए मान ली ये देखिए आप ज़रा। तो आज के बातचीत में बस इतना ही। मेरा ख्याल है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय।